हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आप लोग को थंबनेल में दिख गया होगा, ठीक है, कि आज जो हम बात करेंगे वो कारक पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कारक है ना, हिंदी ग्रामर में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं कि कारक क्या है, इसके भेद सहित इसका वर्णन करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए ज़रूर बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप लोग को टाइम टू टाइम मिले और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि कारक पर। तो कारक में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कारक क्या है, कारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित भेद सहित इसका वर्णन करें। ठीक है, तो जी हाँ, टोटल एक ही वीडियो में आप लोग को यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा कि कारक क्या है, इसका परिभाषा और इसका डिफिनीसन। ठीक है, पूरा डीपली आप लोग को कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। और आज के बाद ना ही ऑब्जेक्टिव और ना ही सब्जेक्टिव, कहीं से भी कारक से क्वेश्चन आ जाएगा तो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोग का। ठीक है, ये गारंटी देते हैं क्योंकि इतना डीपली आप लोग को इसमें बताएंगे कि अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा सेशन है कि कारक की परिभाषा। सबसे पहला पूछता है कि परिभाषा। देखिए, इससे दो क्वेश्चन बनता है, इससे दो प्रश्न बनते हैं। पहला, कारक क्या है, भेद सहित उदाहरण सहित इसका वर्णन करें। ये 5 नंबर का प्रश्न बनता है एग्जाम में। ठीक है, जो कि हिंदी से पूछे जाते हैं। और ये पूछ लिया जाता है इससे ऑब्जेक्टिव के रूप में। ऑब्जेक्टिव के रूप में इससे बहुत क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग अगर ये वीडियो देखते हैं तो हिंदी ग्रामर के कारक से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कवर हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, क्या हो जाएगा, कारक की परिभाषा क्या है। देखिए, कारक क्या है कि उसको हम कारक कहेंगे जिससे किसी कार्य, जो कार्य करने वाला होता है, अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वही कारक है। जैसे मैं खा रहा हूँ, खाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं क्या है, एक कारक है। याद रखिएगा, मैं क्या है, एक कारक है। ठीक है, यहाँ देखिए दिया है कुछ उदाहरण कि कारक के कुछ एग्जाम्पल हैं कि वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है। देखिए यहाँ पर क्या था हमारा डेफिनेशन कि कारक क्या है। कारक वह है जिससे किसी कार्य को करने वाला, यानी कि जो भी क्रिया करता है, यानी कि काम करने में जो भूमिका निभाता है उसी को हम कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या करते हैं कि वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है। कौन जा रहा है, वह। तो वह जो होगा हमारा, ये हो जाएगा कारक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि वह पहाड़ों के बीच में है। तो यहाँ पर कौन पहाड़ों के बीच में है, तो वह हो जाएगा हमारा कारक। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा कि नरेश खाना खाता है। तो यहाँ पर नरेश यानी कौन, क्रिया किस पर पड़ रहा है। ठीक है, यानी काम करने का काम जो है कौन कर रहा है, नरेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेश। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप इसका लॉन्गली डिफिनीसन समझते हैं। इसका जितना भी पार्ट है, जितना भी भेद है, और विथ एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल डीपली समझते हैं। इसका पूरा निचोड़ आप लोग को यहाँ पर बताएगा। और यहाँ पर क्या फ़ायदा ये है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आप लोगों को एक ही वीडियो में टोटल चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके भेद, उदाहरण, एग्जाम्पल, बहुत सारा चीज़ कवर हो जाएगा। तो आज के बाद कारक से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही ऑब्जेक्टिव और ना ही सब्जेक्टिव। चलिए, तो आप लोगों को पता है कि कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। याद रखिएगा, कारक के कुल जो है 8 भेद होता है। ठीक है, कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन है, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में सबसे पहला प्रश्न यहीं से बनेगा कि कारक के कितने भेद हैं, 2, 4, 5, 6, 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 8 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसको देखिए, कुछ चिन्ह होता है, चिन्ह के द्वारा इसको दर्शाया जाता है और चिन्ह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा कारक है। ठीक है, अगर आप लोग को है ना लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा तो आप इसके चिन्ह जो सिंबल होते हैं उससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। ठीक है, तो जैसे कर्ता, कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने, तो इसका सिंबल क्या हो जाता है, ने। कर्म को। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग को डीपली यहाँ पर बताया जाएगा आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको पहचानने का नियम डिफिनीशन में ही आप लोग को बता दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप लोग को। अगर नहीं समझ में आए तो आपको लास्ट में भी बताया जाएगा। देखिए सबसे पहला आता है कर्ता कारक। थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं अच्छे से आप लोग को ताकि दिखे। तो देखिए कर्ता कारक क्या है, वह जो वाक्य में क्या करता है, कार्य करता है, वही कर्ता कारक कहलाता है। किसी भी वाक्य में जो काम कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक। ठीक है, यानी कि कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिससे कार्य करने का क्या होता है, पता चलता है, कार्य करने वाले का पता चलता है। तो आप लोग को इतना नहीं लिखना है डेफिनीशन, ठीक है, सिर्फ इतना लिखना है कि कर्ता वह रूप है, कर्ता वाक्य का वह रूप है जो जिससे किसी कार्य के होने का क्या होता है, पता चलता है। यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कार्य कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक। ध्यान से समझिएगा, डेफिनीशन आप लोग को इतना लंबा नहीं लिखना है। क्या लिखना है कि कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिससे को किसी कार्य के करने वाले का पता चलता है। और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है ये होता है ने। बताए थे आप लोग को कि कर्ता ने। ठीक है, तो इसका पहचानने का तरीका क्या है कि जिस वाक्य के बगल में ने लगा हुआ रहे वही वाक्य क्या होगा, हमारा कर्ता होगा। उदाहरण के तौर पर रामू ने अपने बच्चों को पीटा। तो यहाँ पर पूछेगा कि कर्ता कौन है, तो क्या हो जाएगा, रामू, क्योंकि काम करने का काम कौन कर रहा है, रामू। तो रामू हो जाएगा कर्ता। पहचानने का नियम क्या है कि इसके बगल में ही ने लिखा हुआ है, इसके बगल में ही क्या है कि ने लिखा हुआ है। देखिए दूसरा है समीर जयपुर जा रहा है। कौन जा रहा है जयपुर, तो समीर। तो समीर हो जाएगा कर्ता कारक। नरेश खाना खाता है। कौन खाता है, नरेश। और कहीं कहीं क्या होगा कि ने लगा हुआ रहेगा। तो याद रखिएगा कि जो काम करता है, उस जिस काम को जो करता है, जिसके द्वारा किया जा रहा है, वही हमारा कर्ता कारक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कर्म कारक। ठीक है, आगे हमारा कर्म कारक। कर्म कारक क्या है कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर उस वाक्य की क्रिया का प्रभाव पड़ता है, काम का असर पड़ता है, उसी को हम क्या कहेंगे, कर्म कारक। इसका पहचानने का नियम क्या है कि इसका विभक्ति में को लगा हुआ रहेगा। क्या रहेगा, को लगा हुआ रहेगा। फिर से इसका डेफिनेशन समझिए अच्छे से कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, उसी को हम क्या कहेंगे, कर्म कारक कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि गोपाल ने राधा को पीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो दो नाम है, तो आप कैसे पहचान पाइएगा कि कौन सा कर्ता है और कौन सा कर्म कारक है। तो अभी बताएं कि जो कर्म कारक होगा उसके बगल में को लगा हुआ रहेगा, जो कर्ता कारक होगा उसके बगल में ने लगा हुआ रहेगा। तो आप लोग इजली बता सकते हैं कि ये जो है कर्ता है, ठीक है, और ये राधा जो है ये क्या है, कर्म है, क्योंकि ये को लगा हुआ है। देखिए डिफिनीशन में क्या था कि किसी वस्तु या व्यक्ति पर किसी वाक्य में जिस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, गोपाल ने राधा को पीटा। तो किसको पीटा, तो राधा को पीटा। तो क्या हो जाएगा, राधा को बुलाया, तो राधा हो जाएगा हमारा कर्म कारक। ठीक है, माँ ने बच्चों को खाना खिलाया। तो यहाँ पर बच्चे जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक, लेकिन माँ जो होगी वो क्या होगी, कर्ता कारक। चलिए दो चीज़ में आप लोग को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिए यहाँ तक आ गया समझ में आप लोग को। चलिए जल्दी लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा करण कारक, यानी कि वह साधन जिससे क्रिया होती है वही करण कारक कहलाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, क्रिया होती है वही करण कारक कहलाता है। यानी कि जिसकी सहायता से किसी काम को किसी काम का अंजाम दिया जाता है, जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वही हमारा करण कारक है। एग्जाम्पल समझते हैं कि बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं। बच्चे गाड़ियों से खेल रहे हैं, तो किसके द्वारा काम किया जा रहा है, गाड़ी के द्वारा काम किया जा रहा है। तो इसका पहचानने का दो ही तरीका है, एक क्या रहेगा, के द्वारा लगा हुआ रहेगा, और दूसरा रहेगा से। तो दो विभक्ति इसका होता है पहचानने का। याद रखिएगा कि करण कारक करण से के द्वारा, से और के द्वारा इसको पहचान सकते हैं। तो इसकी विभक्ति पूछ लिया जाएगा एग्जाम ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाएंगे। एग्जाम्पल में क्या पूछ लिया जाएगा कि देखिए इस तरह से पूछा जाएगा कि बच्चे गाड़ियों से खेलते हैं।
तो इसमें से करण कारक कौन है? तो क्या हो जाएगा? गाड़ियाँ। गाड़ियाँ हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, करण कारक। अगला है कि पत्र को कलम से लिखा गया है। तो यहाँ पर कलम से लिखा गया, किससे लिखा गया, किसके द्वारा काम हो रहा है? कलम से, तो कलम हो जाएगा हमारा करण कारक। राम ने रावण को पीटा। राम ने रावण को बाण से मारा, किसके द्वारा मारा गया है? बाण से, तो बाण हो जाएगा हमारा करण कारक, रावण हो जाएगा कर्म कारक और राम हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, आगे समझ में कंप्लीटली? वही तो डेफिनेशन में बताया गया है कि वह साधन जिसके द्वारा क्रिया होती है, यानी कि दूसरा में कह सकते हैं कि जिसकी सहायता से किसी काम को क्या किया जाता है? अंजाम दिया जाता है, उसको हम करण कारक कहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? कितना इजी आप लोग को समझाया जा रहा है। अगर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपको याद करने की, हमें नहीं लगता कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या, किसको कहेंगे? संप्रदान का अर्थ होता है देना। क्या होता है? संप्रदान का अर्थ क्या होता है? देना। ठीक है, यानी कि जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वही तो संप्रदान कारक है। ठीक है, इसका पहचानने का नियम क्या है कि इसका विभक्ति चिन्ह में के लिए या को लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा? के लिए या को। याद रखिएगा कि को पहले भी आया था, को 3 जगह आया है को। तो कैसे पहचानेंगे? तो डिफिनीशन में, यहाँ पर डिफिनीशन मायने रखता है कि जब किसी वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी से कुछ लिया जाए तो उसको कहेंगे संप्रदान कारक। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं कि माँ ने अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आई। अब यहाँ देखिए, बच्चे के लिए, यहाँ पर पहचान गए कि के लिए लगा हुआ रहेगा तो हमारा संप्रदान कारक होगा। क्या रहेगा? संप्रदान को के लिए। पहचाने का क्या होगा? संप्रदान को के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चे जो होंगे ये हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। जैसे मैं हिमालय को जा रहा हूँ। ठीक है, किसके लिए जा रहा है? हिमालय के लिए जा रहे हैं, तो हिमालय को हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, यहाँ पर कर्म को भी होता है, लेकिन कर्म को नहीं समझना है, वो उसका अलग मैटर था। तो डिफिनीशन से आप लोग को मेनली क्या है, डिफिनीशन थोड़ा माइंड में रखना है कि डिफिनीशन में आप लोग को क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं हिमालय को जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हिमालय जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। किसके लिए? मेरे लिए, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपादान कारक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या करना है, थोड़ा सा बोरिंग फील नहीं करना है, आप लोग को अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। अगर आप लोग क्या, देखिए एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे लिए बोरिंग होता है, बोरिंग मतलब जो हमारे मतलब जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, एग्ज़ाम में उसी से क्वेश्चन बनते हैं। एक बात याद रखिएगा कि देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब क्या करते हैं, पूरा रगड़ के पढ़ते हैं, मैथ, क्योंकि ये सब क्या होता है कि सभी पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को वो पढ़ना है कि जो जो क्या होता है, जिस पर सभी लोगों का ध्यान नहीं है, वो आप लोग, उस पर आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो अपादान कारक का डेफिनेशन समझते हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किसी दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अपादान कारक की विभक्ति जो होता है, ठीक है, यह होता है को के लिए अपादान। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होगा, ये सब फालतू चीज़ पर ध्यान नहीं देना आप लोग को। सिंपल सा डिफिनेशन समझना है कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप का क्या होता है, दो वस्तुओं को अलग होने का बोध हो। संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किसी वस्तु, दो वस्तुओं को क्या होता है, अलग होने का बोध हो। ये सिंपल सी समझना है कि वैसे यदि किसी वाक्य में दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अपादान कारक कहेंगे। इतना लंबा रटने की कोई ज़रूरत नहीं आप लोग को। यदि किसी वाक्य में दो वस्तुओं के अलग होने का बोध हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अपादान कारक। थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल डाल देना है, बस एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे आप लोग को। ठीक है,
चलिए एग्जाम्पल, जैसे सुरेश छत से गिर गया, छत अलग हो गया, सुरेश और अलग हो गया, दोनों का रिलेशन जो है वहीं पर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छत से गिरना क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा अपादान कारक। सांप बिल से बाहर निकला, कहाँ से, बिल से निकला, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है। यह पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, दोनों क्या है, अलग है, तो सूर्य से यानी कि सूर्य हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला है, बहुत ही हाईलाइटेड है, छठा है संबंध कारक किसको कहेंगे। संबंध कारक किसको कहेंगे, इसको भी छोटा सा रटना है। देखिए इतना लंबा रटने की कोई ज़रूरत नहीं, हम जो बोल रहे हैं आप लोग को, जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, ना कि लिखे हुए बातों पर। ठीक है। तो संबंध किसको कहेंगे कि जैसा कि हमें कारक से नाम से ही पता चलता है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, एक संबंध जोड़ने का काम करता है। ठीक है। तो यदि संज्ञा या सर्वनाम का किसी रूप में यदि हमें दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता हो, या सिंपल सा इसको डिफिनीशन में क्या करना है कि वैसी यदि किसी वाक्य में दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता हो तो उसको हम क्या कहेंगे, संबंध कारक कहेंगे। इतना लंबा हम फालतू क्या करें, है ना, ये सब कोई ज़रूरी नहीं इतना लंबा रटने का। सिंपल सा समझना है कि यदि किसी वाक्य में आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स में जो हम लोग बोलते हैं वही नोट करना है आप लोग को। ठीक है। इन्हें कितना बड़ा बड़ा डिफिनीशन देखकर आप लोग को डर जाना है, तो इतना रटने की कोई ज़रूरत नहीं कि यदि किसी वाक्य में किसी दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध करा रहा हो, बोध कराता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, संबंध कारक। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल डाल देना है, एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे। इसका पहचानने का तरीका क्या है कि का, के, की, ना, ने, नी, न, रा, रे, री सब होता है। ठीक है। तो ये इसका पहचानने का ये कुछ तरीका है। ठीक है। कुछ जैसे वह राम का बेटा है, संबंध बता रहा है कि वह राम है, लेकिन किसका बेटा है, वह जो है राम का बेटा है, तो राम का बेटा है ना, तो राम क्या हो जाएगा, हमारा संबंध कारक हो जाएगा। यह सुरेश की बहन है। ठीक है। सुरेश की बहन, तो सुरेश क्या हो जाएगा, जिसके बगल में वो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ रहता है वही हमारा क्या होता है, कारक होता है। तो सुरेश क्या हो जाएगा, हमारा संबंध कारक। वह सुनील की किताब है, यह सुनील की किताब है, तो क्या हो जाएगा, सुनील की किताब, तो सुनील हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस सेंटेंस में सुनील जो होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, संबंध कारक। तो आपको अच्छी तरह से यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो स्किप करके आप फिर से दोबारा देखिएगा, 2 बार देखिए, इसको अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो तो है नहीं हमारा। चलिए संज्ञा पढ़ाया गया इसमें, जो कि लगभग है ना आधा घंटा का लेक्चर था। ये भी कुछ उसी तरह का लेक्चर होगा हमारा, आधा घंटा का तो नहीं होगा, लेकिन मात्र है ना 20-25 मिनट का ये लेक्चर होगा हमारा। अगर आप लोगों ने इसे ज्वाइन कर लिया तो एग्ज़ाम में तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही ऑब्जेक्टिव से और ना ही सब्जेक्टिव से। वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में लिखिए आप लोग को ये कैसा लग रहा है। ठीक है। अगर इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं और भी व्याकरण के और भी सब्जेक्ट पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 7वां है हमारा अधिकरण कारक। स्टार्टिंग में ही बताया था कि कारण कारक के जो है 8 भेद हैं, तो हम लोग 7वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं कि अधिकरण कारक किसको कहेंगे। तो अधिकरण का मतलब होता है आश्रय। ठीक है। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिया जाएगा कि अधिकरण निम्न में से अधिकरण का अर्थ क्या होता है, इसलिए ये छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को लिए लिख दिया गया है। ठीक है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट लिख दिया गया है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है, ना कि सब्जेक्टिव पर। जिस कारण से ये अगड़म बगड़ जो आप लोग को दिख रहा है ना, वो सब लिख दिया गया, तो इस पर आप लोग को कुछ ध्यान नहीं देना है। ठीक है। जो हम बोल रहे हैं वही समझना है। तो संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहेंगे। ठीक है। अधिकरण का मतलब होता है चलिए, अधिकरण का मतलब क्या होता है, आश्रय। ठीक है। तो अधिकरण कारक क्या होगा कि संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, अधिकरण कारक कहेंगे। बस थोड़ा सा आप लोग को याद कर लेना है। पहचानने का तरीका क्या है कि इसकी विभक्ति में क्या होगा कि और पर लगा हुआ होता है। ठीक है। इसकी विभक्ति में क्या रहेगा, और या पर लगा हुआ रहेगा। विभक्ति चिन्ह बहुत मायने रखता है। ठीक है। अधिकरण में पर पे या फिर में भी रह सकता है यहाँ पर। याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान को के लिए, इस तरह से आप लोग को एक चार्ट बनाकर याद कर लेना है ताकि पहचानने में क्या हो, आसानी हो, और ऑब्जेक्टिव में आप लोग को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
देखिए इसके अलावा क्या है कि भीतर, अंदर, ऊपर, बीच, है ना, इस तरह का कुछ वर्ड आ जाए तो भी हम क्या कहेंगे, उसको अधिकरण कारक कहेंगे। ठीक है, तो इस सब पर ध्यान नहीं देना है आप लोग को, सिर्फ इस पर ध्यान देना है कि में और पर आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, अधिकरण कारक के अंतर्गत रखते हैं उसको। जल्दी बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, जैसे वह रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है, रोज़ सुबह गंगा किनारे जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अधिकरण कारक का पर प्रभाव पड़ रहा है। चलिए ठीक है, जैसे वह पहाड़ों के बीच में है तो यहाँ पर पहाड़ जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। मनु कमरे के अंदर है तो कमरा जो होगा हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक होगा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था तो कुरुक्षेत्र जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र जो होगा हमारा अधिकरण कारक होगा। चलिए अब अंतिम पर पहुँच चुके हम लोग। अब आप लोग को बोरिंग नहीं फील करना है। ठीक है, अगला है हमारा संबोधन कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति या वस्तु को बुलाने या पुकारने का पता चलता है, जैसे रे, अजी, अहो, अरे, ये सब जो वर्ड है ये किसको डिनोट करते हैं, तो ये डिनोट करते हैं हमारे संबोधन कारक को। जैसे हे राम मैं बहुत बुरा हुआ, तो यहाँ पर हे राम जो होगा हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संबोधन कारक। बुला रहे हैं, अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए, तो अरे भाई क्या कर रहे हैं, किसी को संबोध कर रहे हैं, है ना, किसी को संबोधित कर रहे हैं, अरे भाई, अरे बच्चों शोर मत करो। ठीक है, अजी सुनते हो, इस तरह का जो वर्ड आ जाए तो अजी, अहो, अरे, ये सारे जो वर्ड आ जाते हैं तो यही हम क्या कहलाते हैं, इसी को तो हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, हे ईश्वर इन सभी नदियों की रक्षा करना, नादानों की रक्षा करना, तो यहाँ पर हे ईश्वर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि वैसे वर्ड, जिस वर्ड को हम संबोधन के लिए यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वही हमारा क्या होता है, संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हम कारक कर पूरा कमांड कर चुके हैं। इस तरह का वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम लोग आप लोगों के लिए सभी से लेकर आएंगे। लिंग अभी बचा हुआ है, वचन हो गया, इस तरह से कुछ कुछ टॉपिक बचे हुए हिंदी व्याकरण के, तो सभी पर बात करेंगे। तो आप लोग जल्दी कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कितना हेल्पफुल रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर।